तो हम एडोटेरिया आज फुल लेंथ टेस्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो टेन्योर था 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व, तो उसके बीच में जो भी कुछ घटना घटित हुई थी या कोई जो भी उनसे संबंधित है उनके बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कि पहला ऑप्शन सुसीमा क्या है कि बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था और तक्षशिला का गवर्नर भी रहे थे, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो उनका शासक हुए बिंदुसार, तो ये कहीं न कहीं उन्हीं के वंशज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुषमा। नेक्स्ट है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो जो ये लगभग 150 ईस्वी में लिखा गया था, और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी जो वेस्टर्न इंडिया था, पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीत करके अपने शासन के अधीन किए थे। ठीक है, और विष्णुगुप्त किसे बोलते हैं, तो विष्णुगुप्त जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। जबकि सांची क्या है, सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय पर असम पर शासन किया था। तो इसका जो आंसर होगा वह भास्कर बर्मन है। भास्कर बर्मन, जैसा कि बर्मन वंश के शासक थे, और भास्कर बर्मन को हर्षवर्धन ने सखा या मित्र भी कहा था। ठीक है, तो कुमार भास्कर बर्मन का जो कार्यकाल था 600 से 650 ईस्वी, और कहीं न कहीं उसी के कंटेम्प्रेरी कौन रहे थे, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन को जो थे हर्षवर्धन के समय में असम पर शासन किया था, तो भास्कर बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पता नहीं था। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय जो थे कुछ जानवर का विवरण मिलता है। सुरकोतदा जो गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है, उससे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित कुछ पुरातात्विक स्थल मिलते हैं, और यहाँ से जो है घोड़े की हड्डियाँ के कुछ अवशेष मिलते हैं, कलाकृतियाँ मिलती है। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। वो हड्डी अवशेष के बारे में पता लगा के यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी मौजूदगी हो सकती थी। तो A.K. शर्मा और J.P. जोशी ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डी और निष्कर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी उसे, लेकिन इसकी पहचान जो है वर्ष 1974 में की गई थी। जबकि हाथी और बैल ये सब जो थे उनका विवरण मिलता है, और इसे पालतू भी बनाया गया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध बोलते थे, और उस मगध जो अभी महाजनपद है, ठीक है, और अभी तत्काल में उसमें 6 जिला बिलोंग करते हैं। अभी आते हैं आर्यावर्त। तो आर्यावर्त में जो है महाभारत में जो वर्णित प्राचीन भारत के वैदिककालीन साम्राज्य को आर्यावर्त कहा जाता था। तक्षशिला जो सिंधु और झेलम नदी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, और चोल साम्राज्य ये क्या थे, गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में स्थित चोल साम्राज्य अपने नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध थे। 5 नंबर में देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक वैशेषिक दर्शन है, और उनके प्रतिपालक जो हैं कनाद, उन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया। अब देखते हैं कि पहला जो योग है, तो योग का पतंजलि ने, न्याय का महर्षि गौतम ने, ठीक है, और सांख्य का कपिल मुनि ने। 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जो लैंग्वेज है वह दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि भारतीय लिपि थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, और यह मेनली पश्चिमोत्तर जो गंधार क्षेत्र था उस भाग में प्रचलित है, और वहां से ही अशोक के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि पाई गई है। जिले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया,
तो जो गयासुद्दीन बलबन थे वो 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक रहे थे, और वह शासन को मजबूत और सेंट्रलाइज्ड बनाने के लिए कठोर प्रशासक नीति का पालन किया। ठीक है। और बलबन बोलते थे कि हम जो है ना वो देवीय अधिकार के सिद्धांत को मानते थे, और ईश्वरीय आधार देने के लिए स्वयं को जिल्ले इलाही का जो है ना उपाधि दिए और ईश्वर की छाया बताए। और यह उपाधि यह दर्शाता है कि सुल्तान को ईश्वर ने खुद प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और उसकी ही आज्ञा सर्वोपरि है। बलबन ने ही सिजदा और पाबोस प्रथा अपने दरबार में लाए थे। सिजदा का मतलब सर झुका के अंदर आना है, और पाबोस मतलब उस सुल्तान को पैर चूमना है। तो देख सकते हैं किस तरह से कठोर जो ऑर्डर पास किए थे इन्होंने। उसके बाद क्या है कि मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने इस 1000 दिनारी को खरीदा था, और उसके पश्चात मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मराठा शासक की अष्टप्रधान प्रणाली के संबंध में मिलान करना है। तो मराठा शासक अष्टप्रधान जो पद्धति अपनाए थे, ठीक है, जिसमें कि जो सचिव है, ठीक है, तो सचिव को क्या बोलते हैं? पत्राचार प्रभारी बोलते हैं। पेशवा को प्रधानमंत्री बोला जाता है। सुमंत या दबीर को विदेश मंत्री, और अमात्य को, जो अमात्य होते थे उसे मजूमदार भी कहते थे, और वो वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए होगा। फुतुहात ए आलमगिरी, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज करता है बार बार। इसमें 5-6 टर्मिनोलॉजी है। तो फुतुहात ए आलमगिरी लिखा है ईश्वरदास नागर, और कुछ पुस्तक हैं जैसे बाबर ने तुजू के बावड़ी तुर्की भाषा में लिखे हैं, और उनका ऑटोबायोग्राफी भी है, आत्मकथा। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखा है, वो भी उनकी आत्मकथा है। गुलबदन बेगम जो बाबर की बहन था, ठीक है, उन्होंने हुमायूंनामा फारसी लैंग्वेज में लिखे हैं। अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा लिखे हैं। उसके बाद देखिए आलमगीरनामा को मिर्ज़ा मोहम्मद, तारिख ए शेरशाही को अब्बास खां शेरवानी, ठीक है, शेरशाही से शेर से शेरवानी हो गया। तारिख ए शेरशाही को किसने लिखा? अब्बास खां शेरवानी। इकबाल नामा ए जहांगीरी मुतबिंद खां, जहाँ के तुजुक ए जहांगीर ने लिखा है, बट इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतबिंद खान ने लिखे हैं। मासिर ए जहांगीरी ख्वाजा कामगार, ठीक है। अब देखिए शाहजहांनामा को इनायत खान ने लिखा है, लेकिन पादशाहनामा को अब्दुल हमीद ने लिखा है। और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, ये इंपोर्टेंट है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पे विजयनगर के पास नागलपुर की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो जो संगम सालुब तुलुब अड़बिडु जो दक्षिण भारत में शासक रहे थे, तो संगम सालुब तुलुब वंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1509 से 1529 तक था। उन्होंने नागलपुर नामक नगर और विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का भी निर्माण कराए थे, और इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जबकि शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे, ठीक है। और यही देवराय प्रथम के शासन में निकोलस कॉन्टी आए थे, देवराय द्वितीय के शासन में अब्दुल रज्जाक आए थे, और कृष्णदेवराय के समय में डोमिस बायस और बरबोसा आए थे। मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य और भारत में कानूनी सदस्य भी थे, लॉ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने 2 फरवरी 1835 को मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किए थे, और उन्होंने दिया कि भारत में अंग्रेजी माध्यम से ही उच्च शिक्षा देने की सिफारिश किए थे। जो लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में एक विधि आयोग के रूप में उनका चयन भी हुआ था। तो उनका एक स्टेटमेंट है मैकाले का कि भारत को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वे काले रंग के अंग्रेज बन जाए, यानी सोचने, बोलने, नैतिक मूल्यों में अंग्रेज जैसा बोलने लगे, ठीक है। 13 नंबर में क्या है, अब इसे मिलान करना है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के समय जिस एरिया से नेतृत्व किए और उसका मुख्य केंद्र क्या रहा था। तो इसमें देखते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है,
इनका जो संबंध रहा है जगदीशपुर बिहार में। नेक्स्ट है हजरत महल का लखनऊ है। खान बहादुर, तो खान बहादुर का कहाँ है, बरेली है। और मौलवी अहमदुल्ला, तो इनका फैजाबाद है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 13 का सी नंबर। ठीक है। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की नीति जो है 1872 में भारत की पहली जो जनगणना हुई थी उसी के समय में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से जो 72 था, ठीक है, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ किए थे लॉर्ड मेयो ने। और इनके ही कार्यकाल में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन भी हुआ। कृषि पे भी रिफॉर्म्स आए थे। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 भी इन्हीं के समय में आए थे। ठीक है। और यह लॉर्ड मेयो पहला गवर्नर थे जिनका हत्या जो है पोर्ट ब्लेयर के तट पे किया गया था। तो किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल था। और फूट डालो और शासन करो नीति, ठीक है। और इनके कार्यकाल में जो कृषि विभाग का स्थापना किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स हुआ। लॉर्ड रिपन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था उसको 1882 में इन्होंने खत्म कर दिया। और इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अब देखिए 15 नंबर में क्या है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी जो बताए 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आए थे। जो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। उसके पश्चात 1880 से 1884 जो थे इनका कार्यकाल लॉर्ड रिपन का आता है। तो लॉर्ड लिटन ने यानी कि प्रेस पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की पेशकश किए थे और उन्होंने रिफॉर्म्स भी लाए, ठीक है। तो उसके तहत क्या है कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। यदि समाचार पत्र में कुछ प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। और यह कहीं न कहीं क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने का एक उनका भरसक प्रयास था, जो आगे जाकर के लॉर्ड रिपन जब स्थानीय जो लोग हैं उनके क्या है कि विरोध प्रदर्शन हुआ तब जाकर के इनको खत्म किया गया। देखिए 16 नंबर में देखते हैं कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है। तो उसको द इंडियन मिरर की जो स्थापना और प्रकाशन जो किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1862 कलकत्ता में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन या स्थापना किए। और उनके अनुसार हमारे देश की भावी संसद केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो यह समाचार पत्र जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए इसमें मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक में 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। रामकृष्ण मिशन तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इनका स्थापना किए थे और यह आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा हेतु इनका स्थापना किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु किया गया था। विधवा विवाह समाज, तो विधवा विवाह जो है वह किसके शासनकाल में किसके द्वारा किया गया? तो पंडित विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। तो पंडित विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आंदोलन चलाया और आगे देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह जो है 1861 में पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, ठीक है। किसानों द्वारा विपत्ति का सामना करने को उजागर करने के लिए सत्येंद्र सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया?
तो देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो योगदान है खास करके बिहार में और एक देश भर में किसानों के प्रति अग्रणी है। ठीक है, तो 1930-40 के दशक में बिहार, यूपी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उस एरिया में लोक संग्रह को पढ़ा जाता था और इसमें किसान आंदोलन और ब्राह्मण विरोधी विचार को फैलाने का कार्य किया। ठीक है, जहां सहजानंद सरस्वती का जो बर्थ थे 22 फरवरी 1889 को और इनका कारण मृत्यु 25 जून 1950 को हुए थे। ठीक है, अभी है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस संस्था का संगठन किए थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा जो 1 अप्रैल 1936 को लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, जिनके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव जो थे वह कौन थे, NG रंगा थे। अभी देखते हैं कि इनकी जो आत्मकथा है स्वामी सहजानंद सरस्वती का, तो मेरा जीवन संघर्ष है। उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे थे किसान कौन है, और उनका समाचार पत्र तो अभी देखेंगे कि लोक संग्रह है, एक हकीकत भी है, एक किसान मित्र है। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू लिखे हैं। ठीक है, इंडियन नेशन ये SN बनर्जी लिखे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए होगा। 19 नंबर में देखते हैं कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, यह अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया है वर्ष 1893-94 में। और अरविंद घोष एसेस ऑन गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, अन्य इस तरह से अन्य कृतियां उन्होंने लिखे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि कांग्रेस की आलोचना करो अगर वो पटरी से कुछ हट के काम कर रहा है तो, और ब्रिटिश राज से भारत को मुक्ति कराया जाए। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, तो PN ओझा। ठीक है, PN ओझा की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 to 1985। ठीक है, उनका अन्य ग्रंथ क्या है, बिहार पास्ट एंड प्रेजेंट, स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, और तीसरा है आसफ खान एंड हिज टाइम्स। इस तरह का पुस्तक PN ओझा ने लिखे हैं। और PN ओझा एक भारतीय इतिहासकार और विद्वान भी रहे हैं। 21 में देखते हैं कि इसका सामने सही है, स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडियन हाउस सिएटल, युगांतर जो आश्रम है सैन फ्रांसिस्को, और इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज, इसका मुख्यालय रंगून है। ये सब जो है ना इनका मुख्यालय है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, D नंबर। 22 क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है, तो वर्ष 1935 में जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स आए जिसमें कि संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी, प्रांतों को स्वतंत्र किया गया था, संघ में डायरेक्टरी सिस्टम लाया गया। ठीक है, और केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया था, जिसमें पहली बार 3 सूची का प्रावधान, संघ, प्रांत और समवर्ती सूची। ठीक है, द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका जिसमें कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फेडरल असेंबली जिसको संघीय सभा कहते हैं। उसके बाद न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया, जिसमें वर्ष 1937 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें ही RBI का स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और जिसे आगे जाकर के 1 जनवरी 1949 को उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और 1935 के अधिनियम से ही आरक्षण और पृथक निर्वाचिका को और बढ़ाया गया, जिसमें मुस्लिम के साथ सिख, दलित, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय आदि की जो है अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। तो इसमें देखते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन बिल्कुल सही है, प्रांतीय स्वायत्तता, बट केंद्र में द्विसदनीय और द्वैध शासन की व्यवस्था, भारत के संघ का प्रस्ताव, C नंबर इसका नहीं है। 23 में देखते हैं कि जो समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था, तो उसमें जो जातीय सरकार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तामलुक बंगाल में, प्रजामंडल। ठीक है, तो प्रजामंडल क्या है, तलचर उड़ीसा में, और प्रति सरकार है वो सतारा महाराष्ट्र में, और यह नाना पाटिल के नेतृत्व में किया गया था। जबकि रैयती सरकार खैरा गुजरात, गलत आंसर है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रायंगल है एक ट्रेड का, उसका बेस क्या था उस समय। ठीक है, तो उस समय जो ट्रायंगल ट्रायलेटरल जो ट्रेड है
आर्थिक और औपनिवेशिक रणनीति पर आधारित यह एक क्या है, व्यापारिक तंत्र था, जिसमें भारत जो है ना चाइना को अफीम दिया करते थे, चाइना इंग्लैंड को चाय, रेशम और चीनी मिट्टी दिया करते थे, और इस तरह से वो क्या करते थे कि वस्त्र का निर्माण करते थे और भारत से भी कुछ रॉ मटेरियल्स लेते थे, और बनी हुई वस्तु का इंग्लैंड फिर से पुनः भारत डंप करता था मटेरियल को। इस प्रकार से भारत जो है कच्चा माल का एक तरह से कर सकते हैं कि संग्रह करता और बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उसका उपभोक्ता बन के रह गया था। लॉर्ड मेयो जो 1869 से 72 कार्यकाल था, उन्होंने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो केंद्र और प्रांतीय वित्त का विभाजन करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाओं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, कृषि विभाग में इन्होंने रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है, इन्होंने चारों काम किए थे, 1 2 3 4। अभी है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सूरत, पहला देखते हैं कि हम लोग देखिए सूरत तो हुआ था 1907 में, मार्ले मिंटो 1909 में, और खेड़ा 1918 में, और होम रूल आंदोलन 1916 में। बट थोड़ा डिटेल जानते हैं। अभी देखते हैं सूरत विभाजन। तो कांग्रेस का जो सूरत विभाजन वर्ष 1907 में, जो उदारवादी थे और उग्रवादी दोनों के बीच में ना अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया था। जो लिबरल पार्टी थे, उदारवादी पार्टी थे, वह रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, बट जो गर्मपंथी पक्ष थे वह लाला लजपत राय को बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स। तो यह 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, और इसमें मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी। उसके बाद है कि खैरा सत्याग्रह। तो खैरा सत्याग्रह क्या है कि इसमें क्या है कि खैरा जो है ना गुजरात में है, और किसान जो है चूंकि फसल नष्ट हो जाने के कारण वो कैसे टैक्स चुकाते, तो वो चाहते थे कि लगान को स्थगित कर दे, परंतु ब्रिटिश सरकार उसको मानने को तैयार नहीं थे। बाद में जो राष्ट्रवादी जो हमारे देश के प्रतिनिधि यानी नेता थे, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, वो खैरा पहुंचे और किसानों का समर्थन प्राप्त करके सरकार को झुकाने को मजबूर कर दिया, और अंततः कर में कटौती की गई, ठीक है। और यह जो होम रूल है स्वशासन, इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा नेतृत्व है। तो 26 का ए आंसर होगा। 27 क्या है? तो 27 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो जब 1918 में प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच में विवाद हुआ, उसी समय गांधी जी का एंट्री होता है, ठीक है। और एंट्री होने के बाद मिल मालिकों ने अंततः 35% बोनस देने को स्वीकार कर दिए थे। वर्ष 1940। अब देखिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत तो हालांकि 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था पवनार आश्रम महाराष्ट्र में, और उसमें पहला जो सत्याग्रही थे वह खुद विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। 29 का क्या है कि इसमें जो है ना वर्ष 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुरानी उदारवादी अवशेष तेज बहादुर सप्रू, M.K. जयकर, चिंतामणि टूट गए और एक गठन किया इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। तो यह जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। ये अच्छा क्वेश्चन है। 29 30 नंबर में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब है कि 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया, उसी समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी राष्ट्रवादी ताकतों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो उस समय उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त यानी 6 दिन के पश्चात 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो को प्रारंभ किया, और यह हर दिन
अलग अलग स्थानों पर अपना जो पोजीशन है बदलते रहते थे ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके। और इसने कहीं न कहीं खुफिया रेडियो चला करके राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ाने का प्रयास किया जब उस समय दब गया था। निम्नलिखित में से कौन से टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होते हैं बी, उसका यूनिट है बी इजकल टू जो फोर्स होते हैं ना BIL होते हैं। तो फोर्स इक्वल टू बी आई फॉर एम्पियर और एल फॉर जो उसका लेंथ है। तो उस तरह से देखते हैं कि फोर्स इक्वल टू BIL, तो बी क्या होगा फोर्स बाय IL यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर मुड़ती है तो बस में बैठे व्यक्ति जो है ना बाईं की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि जड़त्व के कारण जो है दाईं ओर बॉडी मूव कर रहा है, बट अचानक दाईं ओर मुड़ने से क्या होगा, बैलेंस बनाने के लिए बाईं ओर झुकना पड़ेगा। जब देखते हैं कि एक संगीत कार्यक्रम होता है तो जितने भी पार्टी हैं, संयोजक हैं, उसमें क्या है ना बजाने से पहले वो अपने धुन को मिलाते हैं। और धुन को मिलाने का मेन कारण यही है कि सभी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं ताकि सांगीतिक ध्वनि उत्पन्न हो सके। तो इसका आंसर ए होगा। अब देखिए 34 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजन यह है कि जब टेलीस्कोप का अभियंत्रक लेंस व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की जो विभेदन क्षमता है वह भी बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि टेलीस्कोप को दूर स्थित वस्तु को देखने के काम आते हैं। तो अगर टेलीस्कोप का अभियंत्रक लेंस का व्यास जितना बड़ा होगा उनकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यास का लेंस अधिक होने से प्रकाश जो है ना दूर स्थित जो वस्तु का जो आने वाली प्रकाशें हैं उसको ज़्यादा एकत्रित करेगी, जिससे अत्यधिक स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। जैसा कि देखते हैं कि विभेदन जो क्षमता होती है वह D/1.22 लेमडा होते हैं। देख सकते हैं कि विभेदन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी फॉर अभियंत्रक लेंस का व्यास है। तो व्यास जितना बड़ा होगा विभेदन क्षमता उतना बड़ा होगा, जितना व्यास कम होगा उतना जो दूर से दिखने वाली वस्तु है उसका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 35 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो जो इंफ्रारेड है, जिससे मैरिज सेरेमनी, मैरिज के समय में जो कुहासे में भी यह लाइट जला करके, चूंकि इसमें हीट होता है तो फॉग को हटा करके अच्छा इमेजिंग किया जा सकता है। तो इसी इंफ्रारेड का प्रयोग, ठीक है, शरीर से दर्द हटाने में भी क्या करते हैं। कैसे? चूंकि इंफ्रारेड में गर्माहट होती है और गर्म विकिरण जब त्वचा में गहराई तक जाती है तो सेल्स को क्या होती है, हीट करती है। और हीट करने के कारण जो ब्लड रुक गए थे थोड़ा बहुत, उनको संचार करती है और उस समय संचार होने से मांसपेशियां ढीली होती है और दर्द और सूजन भी कम हो जाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर कहाँ होंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी देखिए, अगर प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा रहता ना, तो अगर मान लिया R1 और R2 दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है तो R1 प्लस R2 डायरेक्ट उसका रिजल्टेंट हो जाता है। बट अगर समांतर प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसमें जो रिजल्टेंट R इक्विवेलेंट होगा वह R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होता है। तो जिसमें कि कुल प्रतिरोध रिजल्टेंट दे दिया है 1.403, यानी R इक्विवेलेंट दे दिया है और R1 दे दिया है, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। उस तरह से R2 का मान निकल जाएगा 4.7 किलो ओम। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो इसका फॉर्मूला C/5 इजकल टू F माइनस 32/9। तो उसमें C और F को X मान लिया जाए तो X का मान निकलता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। अभी देखिए 40 नंबर में क्या है। तो 40 नंबर में देखते हैं कि जो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर नापने में, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF और गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो होते हैं वह विद्युत धारा और धारा की दिशा क्या है। इसमें विद्युत प्रतिरोध लिखा है जो गलत है।
देखिए एल्युमिनियम का एस तो पता है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्राइलाइट होते हैं, जहाँ की जो कोरंडम है Al2O3 और क्राइलाइट क्या है Na3Lf6, और इसका उपयोग जो है ना एल्यूमिना को गलाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग देखते हैं इसे क्या मार देते हैं रदरफोर्ड, बट परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति अगर कहेगा तो जे थॉमसन थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया और उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य है और उसमें ऋणात्मक कण पाए जाते हैं। तो परमाणु की संरचना का मॉडल जो है ना वह प्लम पडिंग मॉडल दिए थे, जिसमें कि खरबूज के अंदर जितना बीज होते हैं ना बिखरा हुआ, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। ठीक है, तो यह परमाणु के आंतरिक ढांचे के बारे में प्रस्तावित किया, यह पहला मॉडल था। जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण पर स्कैटरिंग करके सोने की पट्टी पर उन्होंने प्रयोग किया और बताया कि अंदर में जो है ना बहुत सारा जो सोने की पत्ती पे अल्फा किरण डालने से क्या है कि बहुत सारा बीच से मुड़ गए, बहुत सारा रिवर्ट हो गए और बहुत सारा क्रॉस करके आगे निकल गए। तो उन्होंने बताया कि सेंट्रल में कोई न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन गतिमान दिशा में चक्कर काट रहे हैं। कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस जो है ना प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं? तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस जो जलवाष्प हैं वह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। किस नियम के अनुसार, अभी देखिए ये गैस का नियम पिछले वीडियो में भी बताए थे, PV = nRT, जहां P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जो गैस कांस्टेंट, T4 टेम्परेचर। तो जो ग्राहम का ये जो अवोगाड्रो नियम है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर देखिए फिक्स कर दिया, समान कर दिया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, तो वह एवोगाड्रो लॉ है। जबकि जो ग्राहम लॉ क्या बोलते हैं, ग्राहम लॉ यह बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन है गैसेस का वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस। ठीक है, 45 क्या है कि वह ताप जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, तो उस अवस्था को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, त्रिक बिंदु। अभी देखिए एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता कितना बदलेगी? तो देखिए जो pH मान होते हैं ना वह 10 के आधार का एक लॉगरिथमिक स्केल होते हैं। तो जहां pH = क्या होता है -log H+ या log 1/H+, तो pH = क्या हो गया -log H+ बराबर 3। ठीक है ना, तो log H+ बराबर 3 हो गया, तो H+ जो हाइड्रोनियम आयन है तो वह क्या होगा 10 बेस है तो 10 के पावर -3। तो पहला में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन H+ = 10 के पावर -3 हुआ, दूसरे में क्या हो जाएगा 10 के पावर -6। अब इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है तो 10 के पावर -6 बाई 10 के पावर -3, तो उसमें क्या होगा 1000 गुना कम हो जाएगी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस में अवस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, चूंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन 38 हो जाएंगे। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो देखिए इसमें क्या है ना कि भौतिक परिवर्तन होते हैं और एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण में बदलाव होता है, जबकि रासायनिक में भौतिक रासायनिक दोनों गुण में बदलाव होते हैं। ठीक है, भौतिक में ऊर्जा ना तो अवशोषण होता है ना ही विकसित होती है, बट जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें ऊर्जा या तो अवशोषण होगा या विकसित होगा। भौतिक में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि रासायनिक में प्रोडक्ट बनता है। अब भौतिक में देखते हैं कि पानी का उबलना है, बर्फ का पिघलना है, जल में शक्कर को घोलना, मोम का पिघलना, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर दूसरे में चला गया तो उसको पहले में फिर से वापस ला सकते हैं, जबकि रासायनिक में यह अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। एक बार प्रोडक्ट बन जाने से उसे पुनः जो पहला प्रोडक्ट था उसको बनाने में बन ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हमने भी कंफ्यूज हो गया था इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वह सिल्वर का है, सिल्वर के बाद कॉपर का है,
और कॉपर के बाद सोना है, उसके बाद एल्युमिनियम है। ठीक है, तो सबसे दूर चलकता किसका है? सिल्वर का। देखिए फुलरिन और बकीबॉल कितने कार्बन परमाणु का बना होता है? तो ये कार्बन 60 इसको बोलते हैं, C60। अभी तो हाल में C70, C90, C120 ये भी कार्बन परमाणु वाले फुलरिन की खोज की जा चुकी है। और इसका उपयोग सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक आदि में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो कलियां कहाँ, बर्ड्स जो होते हैं ना, वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के आधार पे और शाखाओं के सिरों पे। यकृत में भंडारित, तो देखिए क्या है कि इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A, D, E के जो विटामिन है ना वो फैट सोल्यूबल हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन B और C है। तो यकृत में जो भंडारण होगा वह A, D, E के हो सकता है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। किस व्यक्ति का रक्त समूह का निर्धारण होता है? तो जो आरबीसी में जो एंटीजेंस होते हैं ना, उसके आधार पे ब्लड ग्रुप का पहचान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा या ज्वर कहा जाता है? तो इसमें जो है बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक बैक्टीरिया होता है और यह स्प्लीन यानी तिल्ली को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए इसको प्लीहा ज्वर भी कहा जाता है। हालांकि यह जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 54 कि प्लीहा ज्वर को एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक बैक्टीरिया होता है। 55 देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है कि जीभ के स्वाद नहीं हैं। तो मनुष्य के जीभ की जो स्वाद कलिकाएं हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पिपिला होते हैं जो स्वाद को पता लगाते हैं, जिसमें मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, उमामी है और खट्टा स्वाद का पता जीभ लगा सकती है, जबकि मसालेदार और तीखा का संबंध उससे नहीं है। 56 ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजाति टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। बिल्कुल सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकॉर्सिस कहा जाते हैं। इसका आंसर ए होगा। क्लोरोफिल जिसका सेंट्रल एटम क्या होते हैं? मैग्नीशियम, जबकि हमारे मनुष्य के बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसका सेंट्रल एटम आयरन होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ब्लू से लेकर के रेड तक, तो उसके जो कलर हैं उसको अवशोषित करते हैं। जबकि जो हरा रंग है ना, पत्ती हरा क्यों दिखते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल जो दृश्यमान होते हैं ना वो प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए क्लोरोफिल एवं पत्ता का रंग जो है ना हरा दिखाई पड़ता है। अभी देखिए 58 क्वेश्चन में ना 2 तरह के बीज होते हैं, एक होता है अनावृत्ति बीजी, दूसरा आवृत्ति बीजी। तो अनावृत्ति बीजी में क्या होते हैं ना, फल के भीतर बीज नहीं होते हैं, जबकि आवृत्ति बीजी में बीज होते हैं, इसलिए बी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और जो आवृत्ति बीजी है इसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म के बीज हैं, आम है, सेब है, केला है, नारंगी है, पपीता है, ये सब के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। जबकि पाइन, फर, स्प्रूस, सिंडर, लार्च, साइप्रस इसके अंदर फल के अंदर बीज नहीं होते हैं, इसलिए इसको अनावृत्त बीजी बोलते हैं। अभी देखिए ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। तो ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जिसका जो फल का जो है अंडाशय में ओवरी से विकसित होता है। ठीक है, जब फॉल्स, ये क्या है? फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट क्या है ना, फल का जो विकास होता है वह अंडाशय ओवरी से नहीं होता है, बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं, जिसमें कि स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, एप्पल, तो एप्पल से पाइनएप्पल याद रखिए, सेब यानी नाशपाती, अंजीर, अनानास और स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल, पाइनएप्पल, अंजीर, अनानास और स्ट्रॉबेरी ये सब फॉल्स फ्रूट हैं। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो आर्थर कॉनबॉग ने। ठीक है, डीएनए पॉलीमर और सिंथेसाइज्ड डीएनए को प्रणाली में बनाए थे। तो रॉबर्ट हुक
रॉबर्ट हुक तो माइक्रोस्कोपी और हुक्स के नियम के लिए जाने जाते हैं। एडवर्ड जेनर जिसने चेचक का टीका बनाए थे। और जोसेफ लिस्टर क्या है? जोसेफ लिस्टर जो थे ना, उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे। 60 ही हुआ था, अभी नीचे है। और 61, तो निम्न में से कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्य, ठीक है, आधे से अधिक राज्य व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है? तो उसमें देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें आधे से राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन जरूरी है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में अगर कुछ चेंजेस करना हो, ठीक है, जबकि राज्य विधान परिषद की जो समाप्ति है ना, अगर वो राज्य विधानमंडल अगर वह मेजोरिटी से एक विधेयक पारित करके संसद से सिफारिश करे तो संसद डायरेक्ट उसको खत्म कर सकती है, ठीक है। इसमें आधे राज्यों की जरूरत नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है 61 का। 1, 2, 3 सही है। ये देखिए 62 नंबर में ना एक बड़ा क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कि जो कोलेजियम पद्धति है, तो कोलेजियम प्रणाली जो है ना, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 का 2 और 217, वह सर्वोच्च न्यायालय में 124 का 2 और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 217 दोनों के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। और इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक जो है ना जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो अगर यह चारों में से 2 अगर जिसका फेवर कर देगा तो 2 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, 3 मेजोरिटी से वो बना दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 5 सदस्यीय निकाय होते हैं जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। और संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, ठीक है। यह कोई विधि द्वारा या फिर संसदीय संशोधन के द्वारा नहीं लाया गया। यह जो है ना सुप्रीम कोर्ट का एक डिसिसिव पावर है, वह खुद का डिसीजन लेकर के ये बनाए थे ताकि निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। बिल्कुल सही। और कोलेजियम प्रणाली की जो शुरुआत है वह JS वर्मा की अध्यक्षता में किया गया था, ना कि PN भगवती, ठीक है। तो कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश JS वर्मा की ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में उपलक्ष्य में की गई थी। तो देखिए 2 और 4 गलत है और 1 और 3 सही है। इसमें सही पूछा है तो 1 और 3 होगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो 104 जो संविधान संशोधन 2019 में आया था, उसमें SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया, जो 25 जनवरी 2030 तक, ठीक है। और जो पहले से चला आ रहा था 70 वर्ष तक, 1950 से 2020 तक, वह खत्म करके मतलब उसको आगे बढ़ाया गया 10 साल के लिए। और जबकि जो एंग्लो इंडियन का जो नियुक्ति था आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333, तो 331 में यानी संसद में एंग्लो इंडियन का जो नियुक्ति होता था और 333 में विधानसभा में, दोनों को खत्म कर दिया गया। एक्चुअली अभी खत्म नहीं हुआ और इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए 64 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, कम पावर दिया गया है। धन विधेयक का शुरुआत लोकसभा में होती है, न कि राज्यसभा में। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 डेज के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। वो क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत चेंजेज कर सकते हैं, ठीक है, बट उसको लौटाने मतलब चेंजेज कर सकते हैं। और उसका जो है ना मानना ना मानना उस पर डिपेंड करता है लोकसभा के। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के बाद उसे लोकसभा में लौटा सकती है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर गलत पूछा है तो बी होगा। देखिए 65 में क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदन के किसी भी सदन को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देती है? तो देखिए जो संसद के सदन हैं उसमें मातृभाषा में बोलने की इजाजत
जो है ना आर्टिकल 120 का 1 के तहत दिया जाता है, ठीक है। जबकि जो 210 आर्टिकल है ना, इसका 120 का 1 में सदन के किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है केंद्र में, और राज्य का विधानसभा में आर्टिकल 210 के तहत भाषा को निर्दिष्ट करता है, मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है। 110 आर्टिकल क्या है, इसमें धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। 122 का क्लॉज 2 में इसमें कहा जाता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 65 का आंसर सी है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के पात्र होते हैं? तो भारत में क्या है, कितना भी बार बन सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जबकि अमेरिका में 2 बार बन सकते हैं और उनका जो कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत में 5 वर्ष का होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष वर्ष 1955 में जो MG सीतलवार हैं, ठीक है। तो वह फर्स्ट जो भारत के उस समय के जो अटॉर्नी जनरल हैं, वह MG सीतलवार की अध्यक्षता में गठित की गई, और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में है, जबकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल 148 से 151 तक है। यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया गया तो किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो जो रामनाथ कोविंद है, उनके अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है प्रपोजल लाया गया था, जिसमें अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आर्टिकल 83 जिसमें टेन्योर की बात कहता है, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। ये 69th जो क्वेश्चन है, यह आज तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और आने की प्रबल संभावना है एग्जाम में। कैसे कि ये जो है ना स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग जो है ना, मुकदमे और कार्यवाही, इसका आर्टिकल 300 में वर्णित है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सरकारी ठेके, तो सरकारी ठेका किसमें है? आर्टिकल 299। अटॉर्नी जनरल तो आर्टिकल 76 है, जबकि ट्रेड और जो कमर्शियल पे जो प्रतिबंध होते हैं वह आर्टिकल 302 में, ठीक है। तो व्यापार और वाणिज्य समागम पर निर्बंधन अधोरोपित करने की संसद की शक्ति आर्टिकल 302 में, सरकारी ठेका 299 में, मुकदमे स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग आर्टिकल 300 में, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो स्थानीय निकाय से 1/3 सदस्य, शिक्षक से 1/12, स्नातक से 1/12, जबकि उद्योगपति से नहीं चुने जाते। कुल जमा का अनुपात जो एक कमर्शियल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और अगर तरलता के रूप में या कोई लिक्विडिटी के रूप में अगर जमा करें तो उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। जबकि यहाँ बोल रहा है कुल जमा, तो कैश रिजर्व रेशियो। और ये कहीं ना कहीं जो RBI है, यह वर्ष 2007 तक जो थे ना, वह मिनिमम रखने का एक बनाए थे, इतना रखना पड़ेगा, बट वो ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साख सृजन को कंट्रोल करने के लिए RBI का यह मानदंड है। 72 में क्या है कि इसमें देखते हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 से जो 1974 तक उस योजना का जो समय था, उसमें वृद्धि के साथ साथ न्याय की बात की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तो यह गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो 1966 से 1977 तक रहा था, तो उसी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो कि असफल माना जाता है, क्योंकि उस समय उसका कार्यकाल तो ऐसे 1961 से 1966, उसी के समय में 1962 में चाइना अटैक हुआ और 1965 में पाकिस्तान अटैक। तो उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और कृषि उद्योग धंधे बहुत ही खत्म हो गए थे और नकारात्मक रूप से वृद्धि देखी गई थी। तो सबसे असफल जो पंचवर्षीय योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना, और उसी के बाद जो है हरित क्रांति आई स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और उसके बाद भारत जो है लगातार आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षा में बनाए रखा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो SC हरा डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसमें कृषि, विकास, सिंचाई, बिजली आदि पे विशेष ध्यान दिया गया था। तो इसमें कह रहा है सही, तो D नंबर है।
अभी देखिए साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे, यह भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी देखिए पहले जीएनपी कैसे निकालते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी जो होते हैं ना, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यानी विदेशों से आय माइनस विदेशों को भुगतान। तो जीएनपी निकल गया। अब एनएनपी कैसे निकलेगा, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं, अवमूल्यन घिसावट को घटा देते हैं, तो एनएनपी प्राप्त हुआ। और एनएनपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकाला गया, ठीक है, तो एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए क्या करते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसके बाद क्या है माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, और यही तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम कहलाती है। तो वही पूछा है कि साधन लागत पर एनएनपी क्या कहलाती है फैक्टर कॉस्ट पे, तो नेशनल इनकम कहलाती है। अभी देखिए 74 जो है ना, उत्पत्ति के नियम। तो उत्पत्ति के नियम क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है, बिल्कुल सही। इसमें कस्टम एजेंसी को जानने में मदद करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सके, सांख्यिकी प्रयोजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका महत्व इस तथ्य पर प्रमाणित होता है कि कई मामलों में टैक्स और जो प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, तो कृषि विपणन प्रणाली में जो सुधार के लिए लाया गया था, तो उसमें बफर स्टॉक के माध्यम से एमएसपी को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे खाद्य सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि सूखा, बाढ़, युद्ध, अकाल जैसी प्रतिकूल स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और अकाल महामारी से बचाया जा सके। 76 क्या है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, तो एस रंग राघवन समिति प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, ठीक है। अभी देखते हैं कि जो रंगराजन समिति है, वर्ष 2012 में गरीबी मापने की पद्धति की पेशकश किए थे, समीक्षा किए थे। और विजय केलकर समिति, और इनके ही द्वारा जो सुझाव हुआ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको करने से भारत आर्थिक प्रगति कर सकती है। तो विजय केलकर की समिति की सिफारिश पे ही पीपीपी मॉडल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 77। तो 77 में देखते हैं कि गरीबी रेखा को निर्धारण करने का कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो एनएसओ करती है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जो वर्ष 2019 में एनएसएसओ, जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, और सीएसओ, जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते थे, दोनों को इंटीग्रेट करके एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और यह क्या है, मॉस्पी के अधीन कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करती है, तो एनएसओ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 78 नंबर। अभी देखिए क्या है कि भंडारी समिति। तो भंडारी समिति का जो है किससे संबंधित है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, जो कि 2 अक्टूबर 1975 को जो ग्रामीण ऋण सेवा मुहैया कराने हेतु ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो भंडारी समिति किससे संबंधित है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। इसमें कुछ समितियां बनाई गई थी, जिसमें स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला सरकड़िया समिति केंद्र राज्य के संबंध, जो 1983 में आए थे, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के नाम पे वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय उसका विषय था कि गणना कैसे किया जाए। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, गोईपोड़ैया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, और पीवी नरसिम्हन समिति जो 1991 में एलपीजी मॉडल लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसी नरसिम्हन समिति को वित्तीय बैंकिंग सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। 79 में क्या है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था, 1992 से लेके 1997 तक। और इसी के कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था।
अभी देखिए 80 नंबर में क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19वीं बार पेश किया गया इस बार, और वह पहली बार 2006 से 2007 में लाया गया था। अब कहेंगे कि इससे पहले क्यों नहीं आया था, तो इससे पहले बिहार में उतनी संसाधनों की अनुपस्थिति थी, ठीक है। और उस समय सुशील कुमार मोदी ने इसे इम्प्लीमेंट कराए थे। भारत किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, तो उड़ीसा जो है ना खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा उड़ीसा है, ठीक है। लौह अयस्क हो, बॉक्साइट हो, क्रोमाइट हो, मैग्नीज हो, कोयला हो, चूना पत्थर, डोलोमाइट, टीन, निकिल, वेनेडियम, सीसा, ग्रेफाइट, संजीवनी पत्थर, यानी इतना महत्वपूर्ण खनिज है, इसलिए इसको खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है उड़ीसा को। दीवी द्वीप, देखो दीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, तो दीवी जो आइलैंड है वह आंध्र प्रदेश राज्य में एक द्वीप क्षेत्र है और यह कृष्णा नदी डेल्टा क्षेत्र में पड़ती है। तो इसका क्या है, डी नंबर। यह न्यू क्वेश्चन है कि जो डीवी आइलैंड है यह आंध्र प्रदेश जो राज्य में एक आइलैंड है और वह कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो जो आर्टिफिशियल बंदरगाह है वह चेन्नई है, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह 1881 में निर्मित था। और भारत का कुछ कृत्रिम बंदरगाह है, जैसे एन्नोर है, तुतीकोरिन है। तो एन्नोर, तुतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह जो क्या है कि सबसे इसको कृत्रिम बंदरगाह कहे जाते हैं। आज हम 85 तक डिस्कस करेंगे। तो 84 नंबर में क्या है कि पर्वत की श्रेणियां हैं सब, इसको पूरब से पश्चिम तक सजाना है, ठीक है, पूरब से पश्चिम। तो इसका क्या होगा, इसका जो आंसर है ये होगा 1 2 3 4। कैसे, क्योंकि पहले जो है क्या हो गए, गारो हिल्स की पहाड़ी, ठीक है, सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। उसके बाद क्या है, नंदा देवी, उसके बाद कामेत है, और केटू कंचनजंगा क्या है, सबसे वेस्टर्न एरिया में है, लद्दाख क्षेत्र में है, जो उस पर भारत इस पर संप्रभुता का दावा करता है, लेकिन यह पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसका पूर्व से पश्चिम सबसे पूर्वी क्षेत्र में गारो पहाड़ी है जो कि मेघालय में है, और सबसे पश्चिम में केटू है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो यह बघेलखंड है, ठीक है। बुंदेलखंड के जो आसपास का क्षेत्र है बघेलखंड, उसमें कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है एक दूसरे को काटती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।